आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आर्यन सम्राट। देखिए, बेतिया के मझौलिया पुलिस ने बोलेरो पर लदा लगभग 1.25 क्विंटल गांजा बरामद किया है और गुप्त सूचना के आधार पर सादे लिबास में बोलेरो का पीछा कर रही पुलिस ने मझौलिया थाना क्षेत्र के महोदीपुर गांव में सड़क के किनारे बोलेरो से 1 क्विंटल 24 किलो 600 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य करोड़ों रुपए बताया जा रहा है। ऑफ द कैमरा इंस्पेक्टर थानाध्यक्ष अमर कुमार ने बताया कि बोलेरो पर लगभग 1.25 क्विंटल मादक पदार्थ गांजा की तस्करी की जा रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पीछा करके महोदीपुर गांव में सड़क के किनारे बोलेरो को जब्त किया। वहीं दीपक कुमार और अनुज कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है और यह भी बताया जाता है कि उक्त मादक पदार्थ रक्सौल से लाकर लोहियारिया क्षेत्र में पहुंचाना था। आगे बात करेंगे जहानाबाद की। जहानाबाद में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रविवार को रेड क्रॉस भवन पश्चिम गांधी मैदान स्थित सभागार में ये आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति थी। कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया और ये भी बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मरीजों को टीबी से बचाव, समय पर जांच कराने और उपचार के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतने की जानकारी दी और टीबी मुक्त जहानाबाद अभियान को सफल बनाने के लिए आम जन से सहयोग की अपील की है। टीबी एक गंभीर लेकिन पूर्णतः उपचार योग्य बीमारी है, उन्होंने कहा, और समय पर जांच, नियमित दवा, पौष्टिक आहार और स्वच्छता अपनाकर और हम टीबी को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। हमारा संकल्प, उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि जहानाबाद को टीबी मुक्त बनाना है। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और मरीजों को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उपचार और परहेज के प्रति सजग रहने की जरूरत है। हमको 5 महीना हो गया। 5 महीना हो गया। कहाँ इलाज करा रहे हैं? हम यही सदर अस्पताल में करा रहे हैं। आज आप लोग को किट वितरण किया गया जिलाधिकारी के द्वारा, क्या कहेंगे? ठीक है, काम बढ़िया है। इसकी जानकारी भी दी गई टीवी से? हाँ, फोन आया था हमको। टीवी से बताया गया कि टीवी से बचने के लिए कैसे क्या करें, बताया गया। मास्क लगाना है हर वक्त मुँह पर। मास्क लगाना है, मतलब दूरी बनाए रखना है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। कहाँ का रहने वाले हो? रोहतास जिला घर पड़ेगा। एक्चुअली ये माननीय प्रधानमंत्री जी का टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत में, हमारा देश में टीबी को ख़त्म करने का एक लड़ाई है, एक मिशन है। तो उसी के अंडर में राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से, मुख्य सचिव जी की ओर से हम लोग को निर्देश मिला था कि एक मिशन मोड में शिविरें चलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन स्क्रीन हो पाए और अगर कोई टीबी आक्रामित, टीबी अफेक्टेड लोग मिले तो उनको निःशुल्क एक अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाए। तो इसी के अंडर में हम लोग जिला प्रशासन, हेल्थ प्रशासन मिलके हम लोगों ने एक माइक्रो प्लान बना दिया था। तो उस माइक्रो प्लान के तहत सभी सरकार का, हम लोग का जिला में अराउंड 150 सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर से शुरू होके हम लोग सभी पॉपुलेशन का स्क्रीनिंग कर रहा है टीबी के लिए। तो पहले से ही ये स्क्रीनिंग तो चल रहा था, लेकिन कल से ये मिशन मोड में चल रही है। तो मुझे इस बात का खुशी है कहते हुए कि कल 4793 लोगों का स्क्रीनिंग हुआ है। तो इसके लिए मैं आशा दीदी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, साथ ही सभी सरकारी कर्मचारी जो जुड़े थे इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन ये स्क्रीनिंग तो सिर्फ पहला कदम है। स्क्रीनिंग में अगर कोई ऐसा कुछ टिकमार्क हो रहा है उनका सिम्टम्स में, तो उन लोगों को एक्सरे करना चाहिए, नेट टेस्टिंग करना चाहिए। तो उस माइक्रो प्लान के तहत ही हम लोगों ने हर आयुष्मान आरोग्य मंदिर, या तो हम लोग का मोबाइल कैंप्स भी चल रहा है, जैसे कि महादलित तोलास हो, स्कूल्स, कॉलेजेस में भी स्क्रीनिंग कर रहा है। अगर किसी का एक पॉजिटिव सिम्टम मिला गया तो पूरा जिले में, हमारा जिला में 10 ऐसा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर एक्सरे का फैसिलिटी है। तो वहाँ उनको टाई अप करके वहाँ भेजा जाएगा। इसके साथ साथ अंडर टीबी मुक्त भारत अभियान ही निक्षय मित्र करके एक इनिशिएटिव है। तो अंडर निक्षय मित्र ओनली पहले से ही काम तो चल ही रहा है। पहले भी जैसे कि ऑनरेबल गवर्नर
जी के अंडर में रेड क्रॉस ने काम करके ये आहार पौष्टिक आहार वितरण किया है। तो आज भी हम लोगों ने टीबी अफेक्टेड पेशेंट 200 टीबी अफेक्टेड पेशेंट्स को ये पौष्टिक आहार वितरण किया है। लेकिन मैं बोलूँगी कि ये जस्ट सिंबॉलिक है। अभी हम लोगों ने 200 लोगों को वितरण किया। आने वाले दिनों में जैसा राज्य सरकार का निर्देश था, हम लोग एक बड़ा कंपनी के साथ टाई अप करेंगे CSR के अंडर में। तो जिला में जितना भी टीबी अफेक्टेड लोगों है उन लोगों को एक ही दिन में सभी मुखिया जी, हमारा प्रभारी मंत्री जी, जनप्रतिनिधियों को भी इन्वॉल्व करके टीबी पेशेंट्स को हम लोग एक बड़ा पौष्टिक आहार का बास्केट देंगे। तो ये जल्दी होगा और साथ ही साथ वो पौष्टिक आहार का बास्केट सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं, एक वन टाइम मेजर नहीं होगा। ये 6 महीने के लिए चालू रखेंगे ताकि वो पूरी तरीके से टीबी फ्री हो। और आपके माध्यम से हम जिले के सभी वासियों को यही बोलना चाहते हैं कि आपका नज़दीकी हेल्थ वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सभी जगह पर ये स्क्रीनिंग चल रहा है। आप वहाँ आ जाए आने के लिए। धन्यवाद। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जामताड़ा जिला के सुगी पहाड़ी गांव के नाइक बाबा, मांझी हड़ाम और ग्रामीणों के साथ मांझी थाना में सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस गांव में प्रत्येक रविवार को ग्रामीणों द्वारा मांझी थान में सामूहिक प्रार्थना की शुरुआत की गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संथाल द्वारा पहली बार इस तरह की पहल बहुत सराहनीय कार्य है। चूंकि मांझी थान और जाहिर थान कुछ खास समय में ही यहाँ पूजा अर्चना होता है, लेकिन यहाँ के मुखिया के पहल पर अब इस गांव में प्रत्येक रविवार को ग्रामीणों द्वारा पूजा अर्चना की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि इस तरह की सामूहिक प्रार्थना संथाल के सभी गाँव में भी होना चाहिए। हमारे संथाल भाई बहनों की जो है यही पहचान है। देखिए, आज पहली दफा सुबह पहाड़ी गांव के थान में आए और ये जानकर भी बड़ी प्रसन्नता हुई। लोगों ने प्रारंभ किया है कि प्रत्येक रविवार लोग एकत्रित होते हैं और समूह में लोग पूजा भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। मुझे लगता है कि अच्छा शुरुआत है ये और इस प्रकार की सभी गांवों में होनी चाहिए कि हर लोगों का कुछ न कुछ रहता ही है। लेकिन हमारे जो संथाल समाज का जैसे गाँव में मंदिर काम होता है, गांव से बाहर में जाहिर थान होता है, लेकिन हम कोई नियमित रूप से वहाँ पर पूजा अर्चना नहीं होता है। या तो शादी ब्याह के समय होता है कि लड़का जब बारात जाते हैं या बहू को लेके आते हैं या लड़की की विदाई होती है तो उस समय लोग मांझी थान में लोग पूजा करते हैं, या फिर गांव में कोई और भी होता है तो उस समय। लेकिन इस प्रकार के सप्ताह में कोई एक दिन एकत्रित हो करके पूजा करना ये अपने आप में बहुत अच्छा पहल है, शुरुआत है। और रविवार को इसलिए चूंकि रविवार को छुट्टी का दिन होता है, दिन सब प्रकार के ऑफिस भी छुट्टी रहता है, तो इकट्ठे हो, एकत्रित हो, अपना पूजा भी लोग करें, प्रार्थना भी करें और फिर बैठ करके गांव के सुख दुख के बारे में भी लोग चर्चा करें। सर, इसको संथाल प्रोग्राम में चलिए यहाँ से शुरुआत हुआ है, आगे भी इस परंपरा को थोड़ा बढ़ाने का निश्चित रूप से इसको बढ़ाना चाहिए। और इन लोगों से भी मैं कहूँगा कि चूँकि यहाँ के मुखिया भी हैं तो कम से कम इस पंचायत के अंदर सभी गाँव में इस प्रकार की शुरुआत हो तो धीरे धीरे ही देख करके लोग फिर शुरुआत करते हैं और शुरुआत होता है तो एक अच्छी पहल होता है। और खास करके हमारे संथाल भाई बहनों का ये पहचान यही है, जब जो मांझी थान में पूजा करते हैं, जाहिर थान में पूजा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मारंग गुरु को पूजा करते हैं, मांझी बाबा को पूजा करते हैं, जाहिर आयो को पूजा करते हैं, तो ये सब संथाल है। और आने वाले पीढ़ियों को भी ये पता होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग पिलचो हड़म पिलचो बूढ़ी के संतान, और पिलचो हड़म पिलचो बूढ़ी में क्या कहते हैं लोग, हंस और हंसीन, यानी हंस से पैदा लिए थे। अब मैं उधर नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हंस के बारे में लोग क्या कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हंस नीर और क्षीर को अलग करने की उनकी बड़ी अद्भुत क्षमता है। यानी दूध और पानी में अगर मिला हुआ रहता है तो दूध को वो ले लेते हैं, पानी को वो छोड़ देते हैं।
यानी अच्छाई और बुराई को समझने की, यानी वो जो क्षमता है, वो ताकत है, वो हंस में ही है। और इसलिए हमारे संथाल समाज में हंस के बारे में कहा जाता है कि भाई ईश्वर ने सबसे पहले हंस को ही बनाया था, यानी वो ज्ञान के वाहक जिसको हम कह सकते हैं, हम उसके संतान हैं। लेकिन हमारे नया पीढ़ी को नहीं पता है उसको ठीक प्रकार से। तो इस प्रकार के जब लोग एकत्रित होंगे, इकट्ठे होंगे, तो फिर लोगों को ये जानकारी मिलेगा कि भाई हम लोग कौन है, हम लोग कहाँ से, हमारे पूर्वज कैसे थे। और इसलिए आप देखेंगे संथाल समाज में जो गांव की रचना है, सामाजिक व्यवस्था है, फिर भाषा भी बड़ा विकसित है। भाषा के बारे में मैं कहता हूँ कि भाई संथाली समाज, संथाली जो भाषा है, जैसे दो लोग अगर बातचीत करते हैं, दो लोग अगर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं, तो उसी से भी पता चल जाता है कि दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, संधि सम्मिलन कैसे होता है, क्या बोलते हैं, बहू और भैंसुर का कैसे होता है। तो ये सारी चीजों एक प्रकार से देख करके भी समझ सकते हो, और फिर जब लोग बातचीत करते हैं तब भी समझ जाते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। कहने का अर्थ है कि सामाजिक भी और भाषा के दृष्टिकोण से भी हमारे पूर्वज काफी जानकार रहे हैं, समझदार रहे हैं, लेकिन हम उन सबको भूल आते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बाद बिहार सरकार के मंत्री और दलित नेता अशोक चौधरी आज बिलौटी का दौरा किया, पीड़ित परिवार से भी मिले। मंत्री ने कहा कि कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, अपर कास्ट के लोगों ने काफ़ी मदद की है। भरत तिवारी का एनकाउंटर गलत हुआ है उन्होंने कहा, लेकिन कुछ लोग जात पात का रंग दे रहे हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं। दलित नेता के तौर पर हम जा रहे हैं। चिराग पासवान भी गए। कुछ लोग सम्राट चौधरी को बदनाम करना चाहते हैं। यही अधिकारी पर कार्रवाई को लेकर भी मंत्री ने कहा कि कार्रवाई हो रही है। अधिकारी भी दोषी अगर आप मिलते हैं तो उन पर कार्रवाई, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी और शिकायत मिली है। ऐसा है कि भरत तिवारी के घर जाना, क्योंकि उनकी 13वीं परसों ही खत्म हो गई। किसी भी घर में मरमाहत लोग रहता है, और जिस दलित पिछड़ों के लिए उसको इतना आवेश में आना पड़ा, कुछ तो बात उनकी गलत थी। अब है कि वो रिवॉल्वर, अब उनके परिवार के लोगों को कहना है कि वो ओरिजिनल रिवॉल्वर ही नहीं था, वो तो मर्थी वाला रिवॉल्वर था। क्या बोलते हैं, डमी खिलौना वाला रिवॉल्वर था। तो खैर अब जो भी परिस्थिति रहा, लेकिन किसी भी तरह से आपको पदाधिकारियों को डराने धमकाने का तो एक, लेकिन इनकाउंटर उनका गलत हुआ, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ। अब कुछ लोग उसको जात पात का दे रहे हैं, देखते हैं सोशल मीडिया में कि जात पात, क्योंकि हम दलित परिवार से आते हैं और 1952 से लेकर के लगातार 2000 तक हमारे और मेरे पिताजी ने जिन विधानसभाओं का नेतृत्व किया, जो रिजर्व सीटें रही, वहां पर अपर कास्ट का वोट रहा, और उन लोगों ने, खास करके एक समाज जो भूमियार ब्राह्मण समाज रहा, उन लोगों ने हमें पूरा मदद करने का काम किया। हाँ, ये बात सत्य है कि हम जिस समाज से आते हैं, दलित समाज से, उनके उत्थान के लिए, उनके अधिकार के लिए मुझे लड़ना है, मुझे करना है। और जैसे हमारे नेता ने करते रहे कि पूरा बिहार मेरा परिवार है। महात्मा गांधी ने कहा कि धर्म का कोई ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर का कोई धर्म नहीं है। ये महात्मा गांधी का कथन है। और बाबा साहब कहते थे, उम्र लंबी हो ना हो, बड़ी हो ना हो, लेकिन आपका काम बड़ा होना चाहिए। अगर छोटी भी उम्र है तो काम बड़ा होना चाहिए। और नीतीश जी कहते थे, पूरा बिहार मेरा परिवार है। तो कुछ लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, इसलिए बीइंग अ दलित हम जा रहे हैं। चिराग भाई भी गए थे, उनका भी हम स्वागत करते हैं कि दिल्ली से आए, अमित शाह जी से मिले, बात किए, यहाँ जाएंगे। और कुछ लोग जानबूझ करके सम्राट चौधरी को कॉर्नर करना चाहते हैं। और बीइंग अ पार्ट ऑफ मिनिस्टर, आई फील कि आई शुड गो एंड क्लैरिफाई इट कि नो। लेकिन अधिकारी पर, लेकिन सबसे पहले नहीं, अधिकारी पर तो काम कार्रवाई होगी। अरे भाई, आज मुझे सम्राट जी ने मंत्री बना दिया और मैं कोई भसड़ कर दूं, कहीं जाके रायता फैला दूं,
तो हम सम्राट जी दोषी हैं? अरे हमको अपनी जवाबदेही का निर्माण मुझे खुद करना है ना। तो जो व्यक्ति वहां पर था, क्यों था, ये बहुत अच्छी बात कहा हमारे पूर्व डीजीपी ने कि वाई द एसडीओ वाज स्टैंडिंग देयर। एसडीओ क्यों खड़ा था वहां पर? और ये जो डीएसपी था, इसके ऊपर पहले भी मुकेश सहनी ने उनका हमने देखा है कि मुजफ्फरपुर में 2 आदमी के इनकाउंटर में उसको 5-5 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ा है। तो इस तरह के पदाधिकारियों को तो दंडित होना ही चाहिए। नहीं, पोस्टिंग तो उसको, और उससे क्या, अभी जब न्यायिक जांच चल रही है तो उसको तो कहीं ना कहीं पोस्ट करिएगा ना भाई, उसको तनख्वाह देना है। ऐसे बैठ के क्यों तनख्वाह देंगे, कुछ काम लेंगे। सर, बिहार सरकार में आप एकमात्र मंत्री जो सबसे पहले जा रहे हैं, तो आप वहाँ क्लेरिफाई करेंगे कि सरकार की? बिल्कुल बिल्कुल, हम अब आने दीजिए लोग। लालू प्रसाद यादव ने यह कहा था कि इस सरकार से परेशान है और सरकार बैकफुट पर आ गई है। उन्होंने कहा था, कल ही की बात है। और उनके कहने के बाद फिर तेजस्वी यादव के स्थापना दिवस के दिन लापता होने पर उन्होंने कहा कि वह जो विधानसभा का सत्र चलता तब नहीं रहते। देखिए, ये बातें कही हैं। बता दें कि जिस तरह से जो जमा खान मंत्री हैं, और उन्होंने ये बातें कही हैं कि लालू प्रसाद यादव का कहना कल ही कहे कि सरकार परेशान कर रही है, बैकफुट है। तो तब उन्होंने कहा है कि बोलने दीजिए जिनको बोलना है। और उन्होंने तेजस्वी यादव को भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के स्थापना दिवस के दिन लापता होने पर उन्होंने कहा कि वह तो विधानसभा का सत्र चलता है तब नहीं रहते, आज तो स्थापना दिवस ही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा और राज्य पुलिस मुख्यालय के द्वारा बिहार में अपराधी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की घोषणा पर कहा कि बिल्कुल बिहार में जो अपराध करेगा बचेगा नहीं। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, सुशासन की सरकार है। और बिल्कुल मुख्यमंत्री ने सही कहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट से बहुत फायदा होगा। राज्य पुलिस मुख्यालय का जो आदेश है, निश्चित तौर पर उसे आदेश के साथ पुलिस कार्रवाई करेगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री की यह कहे जाने पर कि हमने वैश्विक संकट को कूटनीति से सुलझाया, नहीं तो 2 बार 2000 में सिलेंडर खरीद सकते थे। कहा कि बिल्कुल पूरा देश जो है, पूरा दुनिया आज देख रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा असर जो ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ उस पर नहीं पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उधर नहीं जाना चाहता, बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मेरे सरकार में, एनडीए सरकार में सब नहीं होता है। ये सरकार चल रही है जनाब नीतीश कुमार के नेतृत्व में, ऐसी कोई बातें नहीं है। जो भी काम होता है संवैधानिक दायरे में काम होते हैं। जो कानून गड़बड़ करता है, कानून डंडा चलता है, वो अलग बात है। सरकार बैकफुट पर है सर। लालू प्रसाद यादव वापस कर दिया गया, सुरक्षा लालू को जेट दे दिया गया, बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया गया। लालू ने कहा कि सरकार बैकफुट पर, कहीं बैकफुट पर नहीं। अपने बोलने दीजिए, बोलते ही रहते हैं, नया थोड़ी बोल रहे हैं, 20 साल से बोल रहे हैं। जब सरकार हमारी एनडीए सरकार है, उस सरकार ने विकास किया है, काम किया, तभी तो आज प्रचंड बहुमत मिल रहा है। उनकी बातें बोलने से नहीं होता है। जनता के बीच में सब हो जाता है। जनता जनार्दन जो जज है, वो जज जो आपके सामने जज दिया है, इस सबको मालूम है कौन सही है कौन गलत है, क्या है क्या नहीं है, किसको विकास चाहिए किसको विकास नहीं चाहिए। ये चीज पूरी दुनिया ने देखा है, जनता क्या चाहती है। देखिए, लालू यादव ने वो अपनी जनता को, बिहार की जनता को खुला पत्र लिखा और उस तरह के कोई साधारण दिन है जिनका पार्टी का स्थापना दिवस है, और कहा कि कोई साधारण दिन नहीं, जिस दिन बिहार और देश के राजनीतिक दशा दिशा का साया पलट। कह दिए कि वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते, मैं उधर नहीं जाना चाहता। हमारी सरकार काम करती है, बोलती कम है, काम ज्यादा करती है। वो तो आज नहीं, 20 साल से बोल रहे हैं। अब देख रहे हैं सरकार हमारी चली, उनको जनता ने नकारा, जनता उनको वापस नहीं लौटाया। मालूम है, तो जनता के सामने जाता है, जनता रिजल्ट खुद देती है। मैं क्या बोलूं। एक महत्वपूर्ण सवाल है, तेजस्वी यादव पटना से गायब, आरजेडी का अपना दिवस है, तेजस्वी पटना में, जब सदन चलता है गायब रहते हैं। तो यहाँ क्या, जब सदन चलता है सारे जिम्मेवार पर्सन बैठते हैं, माननीय विधायक लोग बैठते हैं, परिषद की बात को रखते हैं, विकास की बात को रखा जाता है, उसमें वो गायब रहते हैं। एक सवाल यह है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ने कल कहा कि 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट अपराधियों के खिलाफ त्वरित न्याय के लिए बनाए जाएंगे। कल रात में राज्य पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा आदेश जारी किया है कि बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले गिरोह के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन होगा। क्या लग रहा है कि सरकार एक बार फिर पुलिस सुशासन को स्थापित करने के लिए तत्पर है? गलत जो करेगा, किसी भी समाज किसी पार्टी का होगा, जो गलत करेगा निश्चित तौर पर कानूनी डंडा चलेगा। सरकार नहीं छोड़ेगी,
कितनों बड़ा रसूख वाला होगा या कोई भी नेता होगा, अधिकारी होगा, किसी पार्टी से बिलोंग करता होगा, गलत होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का कितना फायदा होगा? फायदा बहुत होगा। सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से फ्यूल क्राइसिस हुआ और हम लोगों ने जैसे मैनेज किया है उसको इतिहास याद रखेगा। इस तरह से तो फ्यूल क्राइसिस को हमने मैनेज किया है। उनका ये कहना था कि 2000 रुपए तक सिलेंडर जा सकता था, लेकिन हमने अपनी कूटनीति, प्रबंधन और नीति के कारण हमने पूरे देशवासियों को। सच बात है, तो सच बात है, दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। और एनडीए सरकार ने, आपने देखा होगा कि आगे प्रधानमंत्री नेतृत्व में हर प्रदेश के अंदर विकास भी हो रहे हैं, काम भी हो रहे हैं। वोट कौन देता नहीं देता उधर में नहीं जाना चाहता, लेकिन विकास की लंबी लकीर पूरे देश में खींची गई है, जो आप जानते हैं। राजद नेता मनोज कुमार झा ने राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन के मामले पर कहा कि आज तक ये लोग इंसानों का शोषण करते थे, लेकिन अब ये लोग भगवानों को भी नहीं बख्श रहे हैं। अयोध्या से लेकर उज्जैन तक एक ही कहानी दोहराई जा रही है। बिल्कुल, ये तो होना ही था। राष्ट्र विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, ये लोग बिल्कुल होना था। मतलब अपनी डकैती को कवर कर रहे हो, भगवान तक को नहीं छोड़ा। आज तक इंसानों का शोषण करते थे आप लोग, अब तो भगवान को नहीं बख्श रहे। अयोध्या से लेकर के उज्जैन तक एक ही कहानी दोहराई जा रही है। ठेकेदार हो आप हिंदू धर्म के, और उनका क्या करोगे जो पूर्व गृह सचिव थे, जिन्होंने कहा मैंने सोने की रामायण दी थी, वो भी राष्ट्र विरोधी होंगे, हिंदू विरोधी होंगे, फांसी पे लटका दो। लेकिन अपनी डकैती और अपनी चोरी को कवर नहीं कर पाओगे। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने उनके हाउस अरेस्ट पर कहा कि उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी है, वहां की सरकार बहुत तानाशाह है। किसी राज्य के पूर्व मंत्री अपने कार्यक्रम के संबंध में कहीं अन्य राज्य में जाएं और उसे लेकर वहां के मुख्यमंत्री को इतना डर हो कि विपक्ष के लोगों का कार्यक्रम न हो, विपक्ष के नेताओं को नजरअंदाज कर ले, माफ कीजिएगा, नजरबंद कर ले, यह दिखाता है कि सरकार डरी हुई है। सीधे सीधे आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर। उन्होंने कहा कि वे लोकतंत्र को नहीं मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अघोषित इमरजेंसी है वहां पर और ऐसी सरकार को आगामी समय में उखाड़ फेंका जाए, उन्होंने कहा वीआईपी पार्टी के प्रमुख ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी हम लोग वहां काम कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी है, वहाँ की सरकार जो है बहुत ही तानाशाह है। आप समझ सकते हैं कि किसी राज्य के पूर्व मंत्री और अपने कार्यक्रम को लेकर आए और उस राज्य में वहाँ की मुख्यमंत्री को इतना डर हो, भय हो कि विपक्ष के लोगों का कार्यक्रम ना हो, विपक्ष के नेता को हाउस अरेस्ट कर ले। ये दर्शाता है कि सरकार डरी हुई है और लोकतंत्र को नहीं मान रहे हैं। अघोषित इमरजेंसी है और ऐसी सरकार को आने वाले समय में उखाड़ फेंका जाएगा। अभी हम लोग वहां पे काम कर रहे हैं और बहुत मजबूती से सरकार को आने वाले समय में जवाब देंगे। पटना स्थित राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती मनाई गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस सहित कई नेताओं ने माल्यार्पण किया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में दलितों पर बढ़ते अत्याचार पर सरकार ध्यान दे। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रिंस पासवान ने घोषणा की है कि बांकीपुर उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। काफी जोश खरोश के साथ आज 50वां जयंती मनाया जा रहा है और बहुत दुख भी है कि हम लोगों के बीच में बड़े साहब जो है पासवान जी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, उनके जीवनी और याद को हम लोग बढ़िया तरीके से आज मनाया जाए और आज मना रहे हैं। किस तरह से किया जा रहा है सर का याद किया, किस तरह से सर को याद किया जा रहा है? उनको भाई याद इस तरह से किया गया है कि अगर हम लोगों के बीच में रहते आज तो आज बिहार का पॉलिटिकल मानचित्र अलग रहता। उनके नहीं रहने से कई जगह विखंडित हो गया है बिहार में।
पॉलिटिकल जो सिनेरी देख रहे हैं आप लोग। और आपके एक बहुत पुराने साथी शायद यहाँ से चले गए तो उनको जाने से क्या हट जाए, श्रवण अग्रवाल का नाम ले रहे हैं ना, और भी लोग कुछ नहीं अब रहेंगे, हम हैं ना, हम भी तो पुराने साथी हैं कि नए साथी हैं। श्रवण अग्रवाल नहीं है, हम करेंगे आप लोग के साथ संपर्क और बैठ के जो भी होगा बाकी चुनाव के लिए हाँ लड़ेंगे। मेरी पार्टी अभी ना हमारे कार्यकारी अध्यक्ष प्रिंस राज जी बोले कि चुनाव लड़ेंगे, अभी मंथन किया जा रहा है। प्रशांत किशोर भी तो लड़ रहे हैं, सब लोग लड़े, इलेक्शन लड़ने में किसी को प्रशांत किशोर का भी नाम आ रहा है। हाँ लड़ रहे हैं तो लड़ने दीजिए, मेरी पार्टी में लड़ेगी। पटना में जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं पार्टी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और बिहार की जनता को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर रखी है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव लड़ने की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसे मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। अगले 5 वर्षों में बिहार में जब तक परिवर्तन नहीं आता तब तक मैं संघर्ष करता रहूंगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नवंबर 2025 में जिन मतदाताओं ने जनसुराज को वोट दिया उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि बांकीपुर की जनता से मैं वादा करता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। मंच से उन्होंने कहा कि अगर आप अपना जनप्रतिनिधि बनाकर जनसुराज की प्रतिनिधि को भेजते हैं तो वह 242 विधायकों पर भारी पड़ेगा। सभी साथियों का यहाँ अभिनंदन, स्वागत। मैं सबसे पहले अपने पार्टी के सभी वरीय साथियों का, सहयोगियों का, नेताओं और कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने मुझ पर ये जिम्मेदारी, ये भरोसा मेरे कंधे पर रखा है। और सबसे पहले तो उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों से जनसुराज ही मेरा जीवन है। आगे कम से कम 10 वर्षों तक बिहार में बदलाव की संकल्पना को चरितार्थ न कर लिया जाए तब तक दूसरा कोई जीवन उद्देश्य नहीं है। बांकीपुर में चुनाव करने की जो जिम्मेदारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम, उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूँ। जो नवंबर 2025 में हजारों लाखों लोग जनसुराज के विचार से, इस प्रयास से जुड़े थे और कहीं न कहीं परिणाम आने के बाद उनके मन में कोई आशा थी। बांकीपुर चुनाव में अगर जनसुराज की जीत मिलती है तो फिर जनसुराज को एक और बराबर मिलेगा, उनके बिहार बदलाव की सोच को फिर से पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो मैं इस जिम्मेवारी को अपनी यूनिटी के साथ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अपने साथ सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही उन 18 लाख मतदाताओं का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में नवंबर 2025 में जनसुराज के सभी उम्मीदवारों को समर्थन में अपना मत दिया है और जनसुराज को जिंदा रखने में, जनसुराज को बिहार में बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया। आने वाले भविष्य में जनसुराज की यात्रा चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन जिन पहले 18 लाख मतदाताओं ने नवंबर 2025 में हम लोगों को वोट दिया, मैं उनका सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में बांकीपुर के वो सभी मतदाता साथी जिन्होंने पिछले 1-1.5 महीनों से हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर या कार्यकर्ताओं साथियों के माध्यम से ये बताया कि हर हालत में मुझे बिहार में स्थिति के सुधार के लिए, बिहार में बदलाव के लिए खुद उतर कर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं उनको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से आपके इस सोच के साथ जुड़कर बांकीपुर का चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा। और अगर आपका आशीर्वाद मिला, जीत कर आए, तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आपकी भावनाओं के अनुरूप, आपकी इच्छा अपेक्षा के अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे। मेरे एक विधायक बन जाने से पूरा बांकीपुर सुधर जाए ये शायद जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझिए कि आप अगर जिताकर जनसुराज का एक प्रतिनिधि वहां भेजते हैं तो 242 विधायकों। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि हमारी पार्टी के संस्थापक उन्होंने कहा है कि मेरे पिता रामविलास पासवान का जयंती दिवस समारोह
इस साल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मनाया जाएगा। आने वाले दिनों में पार्टी विस्तार की सोच के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हम देश भर में संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की सोच रखती है। गठबंधन क्या होगा, इसका स्वरूप कैसा होगा, कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2027 में चुनाव है, इसको लेकर चिराग पासवान भी एक्शन मोड में है। इसका फैसला राज्य, उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय होंगे चुनाव को लेकर, इसका फैसला राज्य इकाई लेगी। अंतिम मुहर केंद्रीय संसदीय दल द्वारा ही लगाई जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया कि हमारी पार्टी के संस्थापक, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस समारोह को इस साल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसको मनाने का फैसला पार्टी के द्वारा लिया गया। आने वाले दिनों में पार्टी विस्तार की सोच से आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। मेरे नेता के विचारों को, उनके सिद्धांतों को संजोते हुए हम लोग देश भर में संगठन को मजबूती देने का कार्य कर, परिणाम स्वरूप आज एक मजबूत स्थिति में पार्टी बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। झारखंड में हमारे विधायक हैं, नागालैंड में हमारे विधायक हैं, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में पार्टी मजबूती से अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने का कार्य कर रही है। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश में भी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है। इस सोच के साथ आज हमारे पार्टी के संस्थापक के जयंती दिवस समारोह पर पार्टी को नई ऊर्जा देने की सोच के साथ, पार्टी के संगठन को मजबूती देने के लक्ष्य के साथ यहाँ पे कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। आने वाले दिनों में निरंतरता में कई और कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हमारे कार्यक्रम, हमारे प्रदेश के प्रभारी प्रदेश संगठन को मजबूती देने की सोच के साथ आयोजित किए जाएंगे। क्या उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी कितनी सीट लड़ेगी और क्या गठबंधन होगा? देखिए, ये तमाम विषय इतना जरूर है, मैं इस बात को ईमानदारी से कबूल करूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की सोच रखती है। गठबंधन क्या होगा, गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा, कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम फैसले राज्य इकाई को लेने हैं। राज्य इकाई इसके ऊपर मंथन करके जो भी प्रस्ताव केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भेजने का कार्य करेगी। अंतिम मोहर केंद्रीय संसदीय बोर्ड के द्वारा ही लगाई जाएगी। कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर कहा है कि मैं समझता हूं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है वह केवल उन मुद्दों को देख रही है जिससे ध्रुवीकरण किया जा सके और हिंदू जनमानस को वोट लिया जा सके। देश में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे नीट की बात करें, उपभोक्ताओं या इथेनॉल की बात करें, इन मुद्दों से सरकार ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरह के विषय लाती है। सीधे सीधे उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिसकी बदौलत हम हैं, क्या हम उन्हें मुक्त कर सकते हैं? यह तो हास्यास्पद विषय है। देखिए, मैं समझता हूं कि सरकार, जब से इनकी भाजपा की सरकार है, वो उन मुद्दों को हमेशा वो देखती है जिससे पोलराइज की जा सके और जो भावनात्मक रूप से एक हिंदू जनमानस के साथ वो खेल सके। देश में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे सब अभी हमारे हैं, चाहे नीट की बात करें या अभी जो आम उपभोक्ता एथनॉल की बात करें या फिर इवन राम मंदिर की जो चोरी की बात करें, इन मुद्दों पे सरकार ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की चीजें लाती है। और ये मैं कहता हूं कि क्या भगवान को भी मुक्ति की आवश्यकता है? ये तो अहंकार वाली बात हो जाती है। अपने आप में जिसके बदौलत हम हैं उन्हें हम मुक्त करें, ये बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। बहरहाल फिर भी मैं ये कहता हूं कि जो देश के समक्ष बहुत सारी जो कठिनाइयां हैं, देश को उन बातों को प्राथमिकता से लेनी चाहिए, लेकिन सरकार इस प्रकार के एजेंडे वो सेट करती है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।